हमने अपने समाज में जन्म जन्मांतर से ही कई सारे स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स को देखा है और आज इस वीडियो में मैं आपको जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ वो भी एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर के ऊपर है। बुक का नाम है दत्ता और बुक के जो ऑथर है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बुक का जो जॉनरा है वो है तो बेसिकली लव स्टोरी और बुक के जितने भी कैरेक्टर्स है और जो स्टोरी है वो सारे फिक्शनल है। पर जितने भी पुराने ऑथर रहे हैं हिंदी भाषा के उनमें बात ही कुछ ऐसी रही है कि उन्होंने जब भी पेन उठाया, उन्होंने जब भी लिखा है, चाहे स्टोरी हो चाहे कैरेक्टर्स हो, उन सब में जान डाल दिया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस बुक को समराइज करते हैं और बुक में क्या ऐसी खास चीज है उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्त से, बनमाली, रास बिहारी और जगदीश। अगर मैं हैसियत की बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा पैसे वाले बनमाली होते हैं, उसके बाद रास बिहारी होते हैं और सबसे कम पैसे वाले जगदीश होते हैं। जगदीश के जो पिताजी होते हैं वो एक ब्राह्मण होते हैं और उनका जो पूरा घर का रहन सहन है वो ब्राह्मण होने के कारण जितने भी दान पुण्य उनको मिलता था उसी से वो चल रहा होता है। लेकिन ये दोस्त तीनों बहुत ही जिगरी होते हैं। ऐसा एक भी शाम नहीं होता है जब वो स्कूल के बाहर ये अब एक तीसरे से वादा नहीं करते हो कि हम तीनों एक तीसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों एक तीसरे को हमेशा साथ देंगे और आगे चल के वकालत की पढ़ाई भी साथ में करेंगे और हो सके तो एक ही घर में रहेंगे। शादी जैसी चीजों से वो हमेशा दूर रहेंगे। पर वक्त का पहिया बदलता है, समय ऐसे ही बदलते जाता है और इन तीनों को अपनी गृहस्थी संभालने के लिए एक तीसरे से अलग होना पड़ता है और फिर आगे चल के ये तीनों शादी भी कर लेते हैं। जगदीश और रास बिहारी को एक एक पुत्र होता है। जगदीश के पुत्र का नाम नरेंद्र रहता है और रास बिहारी के पुत्र का नाम विलास बिहारी रहता है और वनमाली को एक सुपुत्री होती है जिसका नाम विजया रहता है। वनमाली और रास बिहारी कंपैरेटिवली ज्यादा एक दूसरे से मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जगदीश। तो वनमाली की जो सुपुत्री रहती है विजया और विलास बिहारी, इन दोनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और आगे चल के इन दोनों को एक दूसरे के लिए भी लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। वहीं पे जो नरेंद्र रहते हैं वो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए होते हैं, बाहर देश चले गए रहते हैं और फिर वापस आके गांव में ही स्टैब्लिश हो गए रहते हैं। एक दिन वनमाली अपने सुपुत्री को बुला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटी, शायद मैं आपकी शादी तक जिंदा ना रहूं, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मेरे दोस्त जगदीश ने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसके बिहाफ में उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सबको गिरवी रखा था। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप मेरे से वादा करें कि पैसों के चक्कर में आप उस घर को नीलाम नहीं होने दीजिएगा। आप हो सके तो पैसा माफ कर दीजिएगा पर उन लोगों को बेघर नहीं होने दीजिएगा। विजय थोड़ा सा घबरा जाती है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे संभालेगी और फिर वो बाद में कहती है कि अगर मेरे से हो सके तो मैं भरसक कोशिश करूंगी कि ये नौबत कभी नहीं आए कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम होना पड़े। विलास बनमाली को जिस बात का डर था वही हुआ। शादी से पहले उनका निधन हो गया और इतने बड़े साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी विजया पे आ गई। जो विजया कभी अपने गांव नहीं गई हुई थी, हमेशा कोलकाता में रही थी, एस्टैब्लिश एक अच्छे सिटी में रही हुई थी, एक अच्छे सिटी का लाइफस्टाइल को जी रही थी। वो एक दिन गांव पहुंचती है और सारा निरीक्षण करती है कि उसके प्रॉपर्टी में क्या क्या है। चूंकि गांव में वो सबसे बड़े घर की बेटी रहती है तो गांव के जो मैक्सिमम डिसीजन रहते हैं वो उससे पूछ के लिए जाते हैं। कई सारे डिसीजन के लिए वो हाँ कहती है, कई सारे डिसीजन के लिए वो ना कहती है। ना कहने से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, लेकिन उन सब चीज को वो संभालते हुए आगे बढ़ती है। गांव में पहुंचने के साथ वो सबसे पहले ये फरमान जारी करती है कि आप किसी भी तरह से जो जगदीश जी के जो सुपुत्र थे नरेंद्र, उनको प्लीज बुलवा दीजिए। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको समय लेना है तो आप समय ले लीजिए कुछ, पर आगे चल के वो कर्ज का जितना भी पैसा है वो सारा लौटा दीजिए। अगर आप लौटा सकते हैं तो लौटा दीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण, मेरे पिताजी के कारण जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सारे नीलाम हो जाए। कई दिनों तक खोजने के बाद नरेंद्र का फाइनली पता चलता है और नरेंद्र विजया से मिलने आते हैं। वो सारी बात उस नरेंद्र को बताती है और बोलती है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा दिन चाहिए होगा तो आप जरूर दिन ले लीजिए, लेकिन वो कर्ज का पैसा या तो आप लौटा दीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि उस पैसे के कारण आपका घर नीलाम हो जाए। नरेंद्र उतना ही शालीन रहता है और सटीक सा रिप्लाई देता है कि नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे सारा का सारा प्रॉपर्टी ले लीजिए। मैं सच में अब इस चीज के लिए एफर्ट नहीं डालना चाहता हूँ इस जितने भी कर्ज के पैसों को चुकाने के लिए, क्योंकि मैं अब न डॉक्टरेट करना चाहता हूँ और न ही मेरा कुछ ऐसा कुछ मन है। इस विनम्रता को देख के
विजया बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। बात आगे बढ़ रही होती है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती अच्छे होने के कारण नरेन का काफी आना जाना हमेशा लगा रहता है विजया के घर पे। और स्वाभाविक सी बात है कि विलास बिहारी को ये बात बहुत खटकती है कि ये अक्सर मेरे घर में आके बैठा रहता है, मेरे होने वाली वाइफ के साथ ये अक्सर बातें करता रहता है। एक दिन जब उस नीलाम हुए घर की जब साफ सफाई हो रही होती है तो उसमें जितना भी सामान जगदीश का और जितना भी सामान नरेन जी का होता है उन्हें जब वो सौंपा जा रहा होता है तब नरेन को एक उसमें से खत मिलती है। वो खत वनमाली जी का रहता है जो जगदीश को लिखे हुए रहते हैं। उस खत के बारे में वो आके विजया को बताता है और विजया जब उस खत को पढ़ती है तो उस खत में वनमाली जी ने जगदीश को कुछ ये लिखा रहता है कि तुमने जो भी मेरे से पैसे लिए हैं उसका तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। ये जो तुमने अपनी प्रॉपर्टी इस पैसों के कारण गिरवी रखी है, ऐसा समझना कि इस पैसों के साथ साथ वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारे मैंने अपने होने वाले दामाद नरेन के नाम कर दी। इस बात को सुन के विजया बहुत ज्यादा शॉक होती है और उनसे कहती है कि आप इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मैं आपको वो घर पूरी तरह से लौटा दूंगी और जितनी भी प्रॉपर्टी आपने इसमें गिरवी रखे हैं वो सारे के सारे लौटा दूंगी। तब नरेन वहां पे कहता है कि मुझे और भी कई सारे खत मिले हैं जिसमें ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको मेरे नाम कर दिया गया है। ये बात सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि आप चाहें तो इस पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, मैं वो सारी प्रॉपर्टी जिसके नाम आपके नाम कर दूंगी। लेकिन वो सरासर मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप ही रखिए। इस विनम्रता को देख के विजया बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और ये जो इंप्रेशन है ये आगे चल के दोस्ती से ज्यादा हटके कुछ और भी अलग एंगल ले रहा था। विजया जो थी वो कहीं ना कहीं मन में नरेन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी डर रहता है कि वो विलास बिहारी को क्या जवाब देगी। आगे की जो क्लाइमेक्स स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो ये प्रोसेस है बीच का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे की जो क्लाइमेक्स स्टोरी है वो एक्चुअली आप लोग भी अनुमान लगा लिए होंगे कि आगे चल के विजया और जो नरेन रहते हैं उनकी शादी हो जाती है। लेकिन विजया कैसे उस पूरे इंटायर सोसाइटी को मैनेज करती है, विलास बिहारी को क्या जवाब देती है, जो उनके पिता रास बिहारी रहते हैं उनको क्या जवाब देती है, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत ही पावरफुल वुमेन कैरेक्टर है। वो इसीलिए क्योंकि वनमाली जी के जाने के बाद जितना भी साम्राज्य रहता है, जितना भी प्रॉपर्टी रहता है, उसकी माँ तो वो इकलौती वारिस विजया रहती है। और जितने भी लोग रहते हैं वो एकदम भेड़ बकरी की तरह उस पर लुदगे हुए रहते हैं कि किसी तरह इसका पैसा मैं हड़प लूं। और अगर मैं कहूं तो विलास बिहारी और रास बिहारी भी कहीं ना कहीं इसी फिराक में रहते हैं कि किसी तरह विजया का जितना भी धन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो मेरे नाम हो जाए। लेकिन उन सब को विजया ने जितनी भी राजनीति और कूटनीति अपने पिता से सीख के आई रहती है वो सारे को अप्लाई करके सबको पेशेंसली संभालती है। कई बार ऐसा होता है कि विलास बिहारी घर के कई सारे डिसीजन लेते वक्त विजया का परमिशन नहीं लेते, विजया से नहीं पूछते, जिस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा खफा रहती है कि मेरे ही घर में मेरे ही चीजों को लेके जब डिसीजन लिया जाता है तो मुझसे ही नहीं पूछा जाता है। पर सच में वो जिस तरीके का पेशेंस इसमें एक शालीनता दिखाया गया है इस बुक में, इस राइटिंग में, वो सच में काबिले तारीफ है। मैं अगर ये कहना मेरा बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पहले के जितने भी ऑथर थे उनकी लिखावट इतनी खूबसूरत थी कि क्या ही कहना। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बुक को ले सकते हैं। बुक को पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।